तो दोस्तों, स्वागत करेंगे आपका हमारे चैनल ज़ायरन स्टोरीज पर, जहां पर आपको मिलेगा दिलचस्प और फैंटेसी नोवेल की कहानियां, बुक्स की मज़ेदार कहानियां मिलती रहेगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो तैयार हो जाइए बिल्कुल मज़ेदार और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए। और चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 1892। सेनापतियों को ध्रुव पर हुआ शक। छोटू ने निंजा की बात सुनकर इस बात को समझा कि बेरेंचा के साथ काफी ताकतवर योद्धा मौजूद था। तभी छोटू के चेहरे को देखकर निंजा ने मुस्कुराकर कहा, शुरू में मुझे भी इस बात की फिक्र सता रही थी, लेकिन अब जो कि आप मेरे साथ जुड़ गए हो, मेरी सारी फिक्र छूमंतर हो गई है। उस रक्षक को तो आप संभाल लोगे और बाकियों से भी हम लोग जीत जाएंगे, अगर वह 5 सेनापति हमें ऐन वक्त पर धोखा ना दें। लेकिन सबसे जरूरी है बेरेंचा, जो इंद्रजीत बनने से महज 1 कदम की दूरी पर है। खैर, चलिए अब अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं और बिजली दीप पहाड़ चलते हैं। वहां हमारी मुलाकात 5 सेनापतियों से होगी। तब देखते हैं कि क्या आप उन 5 के हाथ से वह गहरी काली सील अलग कर पाते हो या नहीं। सच कहूं तो अगर वह सील उनके हाथ पर रहेगी तो वह कभी बेरेंचा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसीलिए यह काम हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया, यह सुनकर छोटू अपना सिर हिलाने लगा और उसने भी अपनी नजरें दूर दिखते एक पहाड़ की तरफ की। तकरीबन आधे दिन के सफर के बाद निंजा की फौज तेजी से आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आ गई, जहां सभी ने तंबू लगाकर कुछ देर आराम करने का फैसला किया। छोटू देख पा रहा था कि एक पहाड़ बेहद करीब नजर आने लगा था, जो था बिजली दीप पहाड़। यही वह जगह थी जहां बसता था बिजली दीप कबीला। इस दौरान निंजा ने अपनी फौज को आदेश दे दिया था वहीं इंतजार करने का। फिर जैसे जैसे रात होने लगी तो निंजा छोटू के साथ पास के जंगलों में चला गया। इस दौरान उनके तंबुओं में रोशनी जल रही थी और बाकी की फौज वहीं पर थी, जिन्हें देखकर किसी को भी लगता कि वह लोग वहीं पर थे। वहीं कुछ देर तक जंगलों में आगे बढ़ते रहने के बाद छोटू और निंजा की रफ्तार धीमी होने लगी और दोनों को दिखा कि पहाड़ी के पास एक अलाव दिखाई दे रहा था। उस अलाव के पास कुछ हट्टे कट्टे योद्धा नजर आ रहे थे। तभी छोटू और निंजा उस अलाव के पास पहुंचे। वहां बैठे 5 योद्धाओं में से किसी ने कहा, ज्वाला जनाब, तुम सबसे आखिर में यहां आए हो। छोटू देखने लगा कि 5 के शरीर पर गहरे जख्म आए हुए थे और वह देखने में बड़े ही खतरनाक लग रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी शक्तियां भी काफी ज्यादा थीं। तभी निंजा ने छोटू की तरफ इशारा करते हुए बाकियों को बताया, यह है मेरे बड़े भाई ध्रुव। यही हमारे मकसद में हमारा साथ देंगे। छोटू यह देख रहा था कि निंजा की बात सुनकर 5 सेनापति हैरान रह गए थे, लेकिन एक पल बाद उनमें से किसी ने छोटू का मजाक उड़ाते हुए कहा, ज्वाला जनाब, तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्या यह शुरुआत महाप्राण इंसान ही तुम्हारा वह बड़ा भाई है जो किसी चरम के महाप्राण से टकरा सकता है? इतने में पास ही खड़े दूसरे सेनापति ने चेहरे पर फिक्र के साथ कहा, ज्वाला जनाब, तुम्हें पता होना चाहिए कि कल हम कितना बड़ा खतरा उठाने वाले हैं। तुम्हें क्या यह सब मजाक लग रहा है जो तुम इसे हमारी मदद के लिए लाए हो? तुम कहना चाहते हो कि यह इंसान हमारी गहरी काली सील को अलग कर सकता है? मुझे इस बात पर रत्ती भर यकीन नहीं है। तभी एक सेनापति अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए अपनी जिंदगियां खतरे में डालें और तुम मदद के लिए इसे लाए हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूं। कल का मकसद हम भूल जाते हैं। साथियों, चलो यहां से चलते हैं। इतना कहकर वह वहां से जाने ही वाला था कि अचानक उसके ठीक सामने एक दुबला शरीर दिखाई देने लगा। वह लड़का उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसके बाद उसके शरीर से एक जोरदार दहाड़ और हरे रंग की चमकती हुई रोशनी निकलने लगी। इस हरे रंग की रोशनी को देखकर उस योद्धा के चेहरे पर खूंखार इरादा झलकने लगा और उसने गुस्से में अपना पैर जोर से जमीन पर पटक दिया। इस दौरान गहरे पीले रंग की शक्तियां एक बहुत बड़े कवच में बदल गईं, जिस पर अजीबोगरीब निशान नजर आ रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस कवच को तोड़ा ही नहीं जा सकता था। वहीं जैसे ही वह कवच पूरी तरह तैयार हुआ तो एक जोरदार मुक्का सीधे उस कवच से टकरा गया। तारांकित होकर चेहरों का रंग बदलने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस हमले के बाद वह मजबूत कवच, जो किसी चरम के महाप्राण तक का हमला झेल सकता था, दरारों से भरते हुए चरमराने लगा। इतना ही नहीं, जैसे ही वह कवच टूटकर बिखरा तो छोटू का मुक्का उस सेनापति के सीने से जा टकराया।
जिससे वह सेनापति तोप के गोले की तरह उड़कर पीछे जा गिरा। वह जमीन पर घिसते हुए एक गहरा निशान बना चुका था, जिसे देखकर छोटू बस मुस्कुराता रहा। इसके बाद उसने इसी मुस्कुराहट के साथ बाकी चारों सेनापतियों की तरफ देखकर कहा, क्या अब भी तुम लोगों को मेरी ताकत पर शक है? उसकी इस मुस्कुराहट को देखकर चारों सेनापतियों को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। अब तक वह उसे जिस नजर से देख रहे थे वह अब इज्जत से भर चुकी थी। दरअसल छोटू ने जिस 5वें सेनापति को एक ही हमले में इतनी दूर भेज दिया था वह बाकी चारों जितना ही ताकतवर था। ऐसे में तो किसी बेवकूफ को भी समझ आ जाता कि छोटू वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसका अंदाजा देखकर नहीं लगाया जा सकता था। यह देखकर निंजा जोर जोर से हंसने लगा, जिसके बाद उसने कहा, हाँ तो बताओ कि तुम लोग हमारा साथ दोगे या कल हमें तुम 5 से भी लड़ना पड़ेगा? इस पर एक सेनापति ने आह भरते हुए कहा, देखो ज्वाला जनाब, नाराज मत हो। यह मामला हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें एक और मौका नहीं मिलने वाला। हम सभी अपनी अपनी जिंदगियां दांव पर लगा रहे हैं, इसलिए हमारा थोड़ा सतर्क रहना तो जायज है। लेकिन उसकी बात पर निंजा ने सभी की तरफ देखकर बड़े ही साफ अंदाज में कहा, तुम सभी को बाकी चीजें अपने जहन से अलग कर देनी चाहिए। अगर मैं कल की बात करूं तो मैं और ध्रुव भैया ही बेरेंचा और उसके उस रखवाले से निपटने में कामयाब हो जाएंगे। रही बात तुम्हारे हाथ की सील की, तो वह ऐसे ही रहने दो। अगर सतर्क रहने के लिए तुम हम पर यकीन ही नहीं करना चाहते हो तो बेहतर यही होगा कि हम लोग एक साथ ना आएं। दोस्तों, यह एपिसोड जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपलोड हुआ है। अगर आप इसे किसी और चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। निंजा ने जैसे ही यह कहा तो चारों सेनापतियों के चेहरों पर परेशानी दिखने लगी। तभी छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी बात का बुरा मत मानिए। निंजा का गुस्सा तो इसकी नाक पर चढ़ा रहता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि कल का मामला सभी के लिए कितना जरूरी है, इसलिए हम सभी को एक दूसरे पर भरोसा करना ही होगा, क्योंकि वक्त आने पर यह भरोसा ही हमारे काम आएगा। वैसे किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। अब तो आप लोगों को मेरी काबिलियत पर शक नहीं है ना? इस पर सेनापतियों ने हड़बड़ाकर कहा, आप भी कैसी बात कर रहे हैं निंजा के भैया? हम सभी माफी चाहते हैं कि हमने आपको देखकर आपकी काबिलियत आंकने में गलती कर दी। तभी अचानक दूर से एक हट्टा कट्टा योद्धा आगे बढ़ते हुए अलाव के पास आने लगा। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी, जिसके साथ वह छोटू की तरफ देखता गया। यह वही सेनापति था जिस पर छोटू ने हमला किया था। लेकिन एक पल बाद उस सेनापति ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम मान गए ध्रुव भैया, आप सच में बहुत ताकतवर हो। हम ही अंधे थे जो ज्वाला जनाब की बात पर यकीन नहीं कर पाए। इतने में निंजा ने चारों की तरफ देखते हुए कहा, अब जो कि हम एक कदम आगे आ ही गए हैं तो क्यों ना तुम 5 ध्रुव भैया को अपने अपने बारे में बताओ। इस पर छोटू के सामने खड़े 5 सेनापतियों में से सबसे आगे खड़े सेनापति ने सबके नाम बताने शुरू किए। मेरा नाम है शेरा और यह लंबे हाथों वाला है दारा। इसके बगल में जो दुबला आदमी खड़ा है वह है चीमा। लोहे जैसी पूंछ वाला है बग्गा। और आखिर में जिसे आपने अपनी ताकत का नमूना दिखाया वह है कोंचा। जब सभी ने एक दूसरे से परिचय कर लिया तो वहां का तनाव से भरा माहौल मिटने लगा। कोंचा का हाल देखकर बाकी सेनापतियों ने छोटू की काबिलियत पर शक करने की जरा भी हिम्मत नहीं की। तभी छोटू अलाव के पास बैठ गया और उसने 5 की तरफ देखकर कहा, हम ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं। अपने अपने हाथ आगे लाइए, मैं आप सभी की मदद करता हूं गहरी काली सील को अलग करने में। वह जानता था कि 5 सेनापति सिर्फ तभी निंजा का साथ देते अगर उनके हाथ की सील गायब हो जाती। छोटू के इस अंदाज को देखकर 5 सेनापति पहले थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर सबसे पहले शेरा आगे आया और उसने छोटू को अपने हाथ पर बना निशान दिखाया। छोटू ने जब उसे देखा तो उसे दिखा कि वह सील निंजा से भी ज्यादा गहरी थी, इसलिए उसका रंग भी बहुत गाढ़ा था। तभी छोटू ने अपने हाथों से काली रोशनी निकालकर उस सील में भेजनी शुरू की, जिसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। वह सील अजीबोगरीब अंदाज में घूमने लगी थी, जिसमें से एक अजीब आवाज भी निकल रही थी। आसपास खड़े सेनापति भी यह नजारा देखते गए और कुछ ही पलों में शेरा की सील का रंग कमजोर पड़ने लगा। यह सिलसिला तकरीबन 15 मिनट तक चलता रहा, जिसके बाद छोटू ने और ज्यादा काली रोशनी निकालकर
एक झटके में शेरा के हाथ से कुछ खींचकर बाहर निकाला। जब बाकियों ने इसे देखा तो उन्हें दिखा कि वह असल में शेरा की सील थी, जो अब छोटू के हाथ में दिखती काली रोशनी के अंदर थी। तभी शेरा और बाकियों के चेहरे पर हैरानी दिखी और एक पल बाद सभी ने खुशी के मारे पूछा, तो क्या यह सील निकल गई है? यह सुनकर छोटू मुस्कुराने लगा और उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कसते हुए वह सील तबाह कर दी। उसे ऐसा करते देख सभी सेनापति बेहद खुश दिखने लगे और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह सभी अच्छी तरह जानते थे कि उस सील को अलग करना कितना ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने आज तक बहुत से तरीके आजमाए थे, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। इसलिए वह अब बिल्कुल मजबूर हो गए थे। लेकिन छोटू ने उनकी सील तबाह कर दी, जिससे उनकी खुशी वापस आ गई थी। तभी छोटू ने बाकी चारों की तरफ देखकर कहा, तो बताओ अब आगे कौन आना चाहता है? उसके सवाल पर चारों ने एक साथ हाथ उठाया, जिसे देखकर छोटू मुस्कुराने लगा। फिर सभी ने सबसे पहले कोंचा को आगे जाने दिया, क्योंकि उसने छोटू से मार भी खाई थी। कोंचा छोटू के पास आया और उसने आवाज में हल्के अफसोस के साथ कहा, ही ध्रुव भैया, माफ करना अगर मैंने आपको नाराज किया। दोस्तों, यह एपिसोड जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपलोड हुआ है। अगर आप इसे किसी और चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। छोटू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसने उसकी बात का बुरा ही नहीं माना था। फिर उसने एक बार फिर वही दोहराना शुरू किया जो उसने शेरा के साथ किया था। तकरीबन 15 मिनट के बाद कोंचा के हाथ की सील भी तबाह हो गई। कोंचा ने जब अपने हाथ से उस सील को गायब होते देखा तो उसकी आंखों में जज्बात नजर आने लगे। जाहिर सी बात थी कि उस सील की वजह से वह सभी किसी कैदी की तरह महसूस करते थे। इसके बाद छोटू ने इसी तरीके से बाकी तीनों सेनापतियों की सील भी तबाह कर दी। आखिर में उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो आप सभी का काम पूरा हुआ। और हां, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर हम सब एक साथ काम करने वाले हैं। ऐसे में मेरा आपकी मदद करना तो लाजिमी था। इतने में चीमा ने छोटू की तरफ देखकर सवाल किया, ध्रुव भैया, क्या आपको डर नहीं है कि अब आपने हमें ठीक कर दिया है तो हम शायद यूं ही भाग जाएं? मेरा मतलब है कि बेरेंचा के खिलाफ होना बहुत खतरे का काम जो है। उसकी बात पर बाकी चारों सेनापतियों के चेहरों पर परेशानी दिखने लगी। वहीं निंजा एक कदम आगे आया। उसके खूनखार चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह चीमा पर जानलेवा हमला करने के लिए तैयार हो गया था। मगर चीमा के सवाल पर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो दोस्त, तुम्हारी बात तो सही है। कल का मामला है तो बहुत खतरनाक, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं जो शायद आप लोगों को मजाक लगेगा। अगर आप लोग भाग जाते हो और कल सिर्फ मैं और मेरा भाई निंजा उस बेरेंचा के खिलाफ लड़ेंगे, तो भी अंत में मौत उस बेरेंचा की ही होगी। हां, वह अलग बात है कि आप लोगों की मदद से यह काम थोड़ा आसान हो जाएगा। माना कि बेरेंचा ताकतवर है, लेकिन वह अभी तक इंद्रजीत नहीं बना है, और अगर वह उस मुकाम को हासिल कर भी लेता तो भी यह बात दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि वह हमसे जीत जाएगा। और हां, यह समझने की भूल मत कीजिएगा कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं, क्योंकि वक्त आने पर मैं आपको हमारी काबिलियत का नमूना दिखाने में भी नहीं झिझकूंगा। बस मुझे इतना ही कहना था। छोटू की बात के बाद अलाव के पास खड़े सभी लोग खामोश रहे। सभी सेनापति छोटू को देखते जा रहे थे, जिसके चेहरे पर भले ही एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खूनखार इरादा था। इस इरादे के साथ वह अपने मकसद को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार था। शायद यही वजह थी कि वह निंजा जैसे खूनखार योद्धा का भी बड़ा भाई था। शेरा और बाकी सेनापतियों को छोटू को देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसकी तेज धार वाली बातें वह जिस यकीन के साथ कह रहा था, उसे सुनकर वह पांचों थोड़ा हैरान हुए। वह जानते थे कि छोटू फिलहाल सिर्फ एक शुरुआती महाप्राण था, लेकिन कोई भी अब उसकी बातों पर शक करने की गलती नहीं करने वाला था। तभी शेरा और बाकियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हामी भरते हुए छोटू से भारी आवाज में कहा, अगर आप यह वादा करते हो कि आप लोग बेरेंचा को खत्म कर दोगे तो बाकी मुश्किलों के बारे में आप फिक्र मत कीजिएगा, हम उन्हें संभाल लेंगे। तब ज्वाला जनाब इस बिजली दीप पहाड़ी का नया राजा बन जाएगा। छोटू ने पांचों को देखा और वह अपना सिर हिलाने लगा। फिर वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और रात के आसमान को देखकर धीमी आवाज में कहने लगा, बेरेंचा, कल तुमसे मुलाकात होगी। अपनी आखिरी रात अच्छे से बिता लो।
धीरे धीरे रात गुजर गई और सुबह होते ही छोटू और निंजा बखीरा घातक फौज के साथ सीधे पास के पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। आज बिजली दीप कबीले के लिए साल का सबसे जरूरी दिन था। हर साल यह कबीला इस दिन एक मुकाबला रखता था जिसमें सभी सेनापति अपने अपने योद्धा खड़े करके मुकाबले लड़ते थे। इसी के साथ उस कबीले की सरपरस्ती में मौजूद छोटे बड़े कबीले भी यहां आते और बिजली दीप कबीले को लगान चुकाते। यही वजह थी कि यह अवसर बहुत ज्यादा भव्य था। इसलिए जैसे जैसे छोटू उस पहाड़ पर पहुंचने लगा, उसे चारों तरफ से आते लोग देखकर थोड़ी हैरानी हुई। वह सोचने लगा कि वाकई बिजली दीप कबीला एक बड़ा ही ताकतवर कबीला था। उसके चेहरे की हैरानी देखकर निंजा हंसकर उसे बताने लगा, भैया, बिजली दीप कबीले का राज 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें अनगिनत छोटे बड़े कबीले मौजूद हैं, लेकिन जब भी ऐसे कबीलों के बीच लड़ाई होती है तो बिजली दीप कबीला इन मामलों से अलग रहता है। पर यह सभी सालाना लगान चुकाने तो यहां आते ही हैं, या कहूं इन्हें मजबूरी में यहां आना ही पड़ता है। ही। इस बात को समझते हुए छोटू अपना सिर हिलाने लगा और समझने लगा कि इतना बड़ा इलाका तो किसी साम्राज्य जैसा ही था, और क्योंकि बिजली दीप कबीला सबसे ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए हर किसी को उसके सामने दबकर ही रहना पड़ता था। यह नियम सिर्फ इस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लागू होता था, जिस वजह से छोटू को इस बारे में जानकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। अब सवाल यह है कि क्या होगा जब छोटू और निंजा बिजली दीप कबीले में पहुंचेंगे। कैसे सामना करेंगे वह ताकतवर बेरेंचा का। कौन सा रोमांचक मोड़ आएगा छोटू की इस कहानी में जब उसे मिलेगा अपना खोया हुआ साथी। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।